हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट 31 जनवरी को टारगेट करके आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हर पार्ट को अलग अलग आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी बहुत अंतिम दौर में चल रही होगी और अभी तक आपने पूरा रिवीजन कर लिया होगा। अब आपको नया कुछ भी नहीं पड़ा, जितना आपने पढ़ लिया उतना ही आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितना भी जहाँ से जिस भी कंटेंट से आपने पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं या जो भी आपके पास में बुक्स है, आपको उसी से केवल रिवीजन करना है। आपको नया पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ठीक है। तो अगर आप ये भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बाद में क्लास फिनिश होने के बाद बताइएगा कि हाँ सर, मैं इस तरह का एक वीडियो चाह रहा हूँ जिसमें क्या क्या कैसे सीटेट को आपको एग्ज़ाम में जाना है। कई सारे बच्चों को समस्या रहती है लैंग्वेज सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो इसका मैं वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, तो आप लोगों को समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज का जो हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, वो आज का पेपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2011 का जो पेपर हुआ था, आज हम लोग उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। यानी कि सीटेट का जो 2011 का जो पेपर था, और यहाँ पे केवल हम अभी देखेंगे कौन सा सीडीपी का सेक्शन, यहाँ पे केवल अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सभी साथियों को। तो यहाँ पे सभी साथी, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नंबर पे जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप सबसे पहले नंबर पे वहाँ पे शेयर जरूर कर दें, जिससे कि क्या होगा और भी नए साथी यहाँ पे जुड़ पाएँ, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले नंबर पे चीज़ों को समझते हैं कि हमारे पास में प्रश्न किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जो साथी नए जुड़े उनके बता दें, यहाँ पे 2011 का जो पेपर है वो आपका सॉल्व करवाया जा रहा है, ठीक है। और आपको विद डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या दे रखा है? प्रश्न दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मतलब आपको ये समझना है कि आप सपोज मानो कि आप सबसे पहले नंबर पे प्राथमिक स्तर के आप अध्यापक बन जाते हो, और आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको विशेषता कौन सी माननी चाहिए। आप देखो, ये चीज़ है, ये कोई पर्टिकुलर वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको केवल ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग से चलना पड़ेगा। क्या बोल रहा है जरा समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? धैर्य और दृढ़ता बनाना, ठीक है। अगला क्या दे रखा? शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होना, और इसके साथ साथ में अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होना चाहिए। इसके साथ साथ में पढ़ाने की उत्सुकता। देखो समझो, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ पे केवल और केवल आपसे क्या पूछा जाता है। जैसे मान लो, अगर आप सपोज यहाँ पे हम डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते, तो डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका? गलत होगा। गलत क्यों होगा, जरा इसको समझ लेते हैं। कि पढ़ाने की उत्सुकता, ये कोई इसका विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आप पढ़ाने में तो बहुत उत्सुक हो और बच्चा को सीख नहीं पा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अति मानक भाषा पढ़ाने में, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाषा से संबंधित यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अगला क्या बोल रहा है? शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता करना। तो देखो, यहाँ पे शिक्षक पद्धतियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिक्षक पद्धतियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे पद्धतियों ज्ञान में दक्षता तो होनी चाहिए, लेकिन आपसे कह रहे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होना चाहिए। भाई ये तो जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा? धैर्य और दृढ़ता रखना। मतलब कहने का मतलब कि आपको अपने पढ़ाने के जो स्तर हैं या क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपको पेशेंस होना चाहिए। कैसे? अगर ये ऑप्शन सही क्यों, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज दैट कोई बच्चा है, बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बार बार से वो क्या कर रहा है, प्रश्न को गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको आप मारने या पीटने लगोगे। आप क्या अपने पैसेंस को बना के रखोगे, और प्रश्न जितनी बार वो पूछेगा उसको बार बार क्या करोगे? रिप्लाई करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में देखने को मिले, तो आप इसी स्ट्रेटजी के साथ में क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को? अब देखते हैं जरा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कभी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अगर मैंने अभी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए हुए हैं, अगर आपने उन सभी को ध्यान से देखा है, तो मैं आपका विश्वास दिला देता हूँ, अगर आप 100 प्लस, तो कम से कम आप मार्क्स यहाँ से लाने वाले हो। कितने? 100 प्लस। वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो समझो, यहाँ पे बात क्या हो रही है, जैसे मान लो आप बच्चे ने देखा होगा कि जब बच्चा और अध्यापक
दोनों की जब वार्ता होती तो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बच्चे जो होते हैं एक ग्रुप में एक अपना अलग से ग्रुप बना लेते हैं और उन ग्रुप्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उन ग्रुप्स को पढ़ने में कुछ अच्छा भी ज्ञान लेते हैं, कुछ जो निगेटिव पॉइंट उनको भी उनको करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बोला कि एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है और उसमें से एक क्या अभिभावक हैं, इनको ये सब पसंद नहीं आता है। तो करेंगे क्या इसके लिए, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप ये देखिए कि कौन सा प्रश्न इसमें पूछता, सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। समझेंगे जरा प्रश्न को, हम लोग पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो यहाँ पे चीजों को बदल देने से सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, ठीक है, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ तो कह सकते हैं ये, अभी हम इसका ऑप्शन सही टिक नहीं करेंगे जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे। अगला, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो निकालने की तो बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती भाई। बच्चा अगर यहाँ पे आ रहा, कोई गलतियां कर रहा है तो क्या करो, उसको आप सिखाओगे, ना कि उसको। अभी हमने प्रीवियस जो प्रश्न मैंने बताया है उसमें यही तो बताया कि पेशेंस आपको रखना है, तो गलत हो जाएगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके के प्रश्न आपको ऐसे ही एग्जाम में क्या करने, सॉल्व करने। पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से करा तभी आप उन चीजों को कर पाओगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, जरा समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व गणनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखो समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वस्तुओं मतलब क्या होगा यहाँ पे, और घटनाओं के बारे में क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। देखो समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे चिंतन की बात कर रहा है। ध्यान समझना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, चिंतन की बात कर रहा है। चिंतन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो सोचने लगता है कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं। लेकिन आप बताओ, क्या कहीं औपचारिक की संक्रियात्मक बात हो रही है? बच्चा कहीं औपचारिक कहीं ऐसी पर्टिकुलर जगह तो नहीं सीख रहा है, क्या कोई टाइम की जगह सीख रहा है? तो औपचारिक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने आपको कई बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है औपचारिक और अनौपचारिक क्या क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो जो साथी नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, औपचारिक का मतलब क्या होता है, जिस चीज के लिए आपकी जगह, टाइम और जो चीज जिसको आपको करना वो कैसा हो, पूरी चीजें फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, वस्तुओं कोई फिक्स नहीं होती ना, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, पूर्व संक्रियात्मक, तो पूर्व से मतलब यहाँ पे कोई चीज नहीं है भाई। बच्चा वस्तुओं को देखेगा तो पूर्व से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। अगला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मूर्त की बात हो रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ तो ये आंसर कैसा जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो बच्चा जो होता है छोटा, वो वस्तुओं को क्या करने लगता है, समझने लगता है, उनकी चिंतन करने लगता है। जैसे वो क्या करता है, वो दोनों में अंतर करने लगता है, क्या कि भाई ये क्या है, आप वो समझ जाएगा ये फल होता है। और दूसरा अगर वहां पे उसको दिखाओगे, एक उसको फल दोगे, एक उसको बॉल दोगे, मतलब बी फॉर बॉल दोगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि बॉल से खेला जाता है और क्या होता है यहाँ पे सेब को खाया जाता है। तो वो उन दोनों में क्या करने लगे, चिंतन करने लगे, मतलब जो वस्तु है उसका मूर्त आकलन करके देख के क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। तो इस तरीके के देखा जाए सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी साथियों को। तो जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि क्या हो कि आप लोगों की क्लास और साथी नए साथी जुड़ सके, ठीक है। आप लोगों की अगर इसी तरीके से प्यार ऐसा मिलता, सपोर्ट मिलता रहा तो आपकी जल्दी बहुत कुछ नया और होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बस केवल क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को साथ में क्लास में जोड़िएगा, ठीक है। जरा प्रश्न को अगला प्रश्न समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 बोला मन का मानचित्रण से संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित, देखो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखो मन का जो मानचित्रण, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि
कई सारी चीजों को आपस में सोच लेते हैं कि अरे भाई देखो क्या हो सकता है। अब कई सारे बच्चे क्या हो सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो वो पहले ही उनके दिमाग में चल रहा होगा, अरे मैं फेल हो गया या हो गई तो क्या हो जाएगा, घर में डांट पड़ेगी। तो वो कीजिए मन का मानचित्रण, मतलब मन में ही चीजों को क्या बना लेना, मैप बना लेना। ठीक है, अब पूछना संबंधित किससे है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना बनाना। साहसिक का कोई मतलब क्रिया योजना तो होगा लेकिन साहसिक कार्यों के नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, मन का चित्र बनाने से। ठीक है, मन का चित्र हो सकता है लेकिन अगला देखेंगे, मन की क्रियाशीलता से अनुसंधान से। ठीक है, समझेंगे। अच्छा, इसके बाद में बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो बोध समझने से कोई मतलब नहीं होगा। क्या आप चीजों को सोच रहे हो कि आपका बोझ बढ़ रहा है, तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या होगा, यहां से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। तो प्रश्न को आपको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जिन साथियों को कोई समस्या हो रही है तो सबसे पहले नंबर पे वो क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चीजों को ध्यान से समझें तो आपको सभी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा इसको समझते हैं। कर विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कौन सा स्टेज बोल रहा है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और कह रहा है कि संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, क्या बताओ आप इससे समस्या का समाधान हो पाएगा। भैया आप सोचो, चमकदार चीजें कपड़े को पहन जा रहे हो, चमकदार चीजों को दिखाई दे रहे हो कि भैया ये देखो डिजिटल बोर्ड है, ये यहाँ पे पेन है डिजिटल है, तो क्या उससे समस्या सॉल्व होगी, नहीं होगी सॉल्व। ठीक है, अगला, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। अब देखो समझो, अगर आप चाहो समस्या तो समाधान नहीं होगी भाई। रोचक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बता दिया रोचक कहानियां होती हैं, इंटरेस्टिंग कहानियां होती, बच्चों को बता रहे हो या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करो तो इससे उसकी समस्या समाधान नहीं होगी। अगला, अब बोला कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन तो एक ही बचता है, कौन सा, डी ऑप्शन बचता आपका। तो इस तरीके से देखा जाए डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से प्रश्न आपको ऐसा ही क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्या कह रहा है, क्षमता के अनुरूप, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को, जैसे मैं किसी बच्चे को मैथ पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कोई बच्चे ऐसे हों कि वो 2+2 करके आपको 4 कर दें, वहीं पे कुछ बच्चे क्या हों, ऐसे जोड़ें 1 2 3 4 5। समझ में आया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये उनकी क्षमता के ऊपर है कि कौन सी बच्चा किस पद्धति को समझ रहा है और किस पद्धति के अनुसार हमें उनको सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों को पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। जो साथी अभी बिल्कुल नए क्लास में जुड़े हैं उनको बता दें, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट के पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ये आपका 2011 का पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि चीजें मेरे द्वारा समझाई जा रही हैं तो आपको क्या करना, लाइक करना, शेयर करना। और मैं ये भी बता दूं कि अभी बीच में आपकी क्लासेस बंद हो गई थी, उसका कुछ पर्सनल रीजन रहे हैं, तो उनके कारण से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि मैं ऑफलाइन में थोड़ा सा बिजी रहता हूं, इस कारण से आपकी ऑनलाइन यूट्यूब की क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब तक आपका पेपर होगा तब तक रेगुलर क्लास आपकी होती रहेगी। ठीक है, हाँ, समझेंगे। अगला क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न के कुछ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा सृजनात्मकता का पोषण करता है। अब देखो सबसे पहले नंबर पे सृजनात्मक हम समझते हैं। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिव। क्या होता है, क्रिएटिव। अब क्रिएटिव बच्चा कौन सा होगा भाई, आप बताओ। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मल्टीप्लाई भी एक साथ कर लेते हो, आप डिवाइड भी एक साथ कर लेते हो, आप चीजों को जोड़ भी लेते हो, समझ में। और इसके साथ साथ में आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, आप चीजों को क्रिएटिव बना रहे हो। समझ में आया। तो इनके चलिए से प्रश्न देखते क्या हो जाएगा, समझेंगे सभी साथी। अब अगर हम इस उत्तर की बात करें, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है तो देख समझते हैं क्या करा है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जबकि आपको सीटेट पे
पेपर आप सॉल्व करने जाएं तो बल देने वाले पे कहीं बात कही नहीं जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। बल का मतलब क्या हो गया, फोर्स करना। बच्चों को फोर्स तो आपको करना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, अगला, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए परीक्षार्थियों को कोचिंग करना, तो कोचिंग की बात कभी भी नहीं कहेंगे, बच्चा कोचिंग से सृजनात्मक नहीं होगा। अगला, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो अच्छा शिक्षा मतलब कोई इसका तात्पर्य नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन इसका राइट जा रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे देखा होगा कि जब आप 6th लेवल और 10th लेवल जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे देखा होगा कोई बच्चे एनसीसी लेते हैं, कोई बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं, कोई बच्चे मैथ ले लेते हैं। मतलब उनको क्या होता, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो सोचने और समझने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग से बच्चे को क्या होता है, अपना स्ट्रीम वो चुन लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे बात किसकी हो रही है। ठीक है, समझते हैं सभी साथियों को क्या बोल रहे हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का आरंभ कर देता है। आप देखो समझो, जब भी इस प्रश्न को आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अमूर्त की। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई मूर्त ना हो। अब जिसकी कोई मूर्त ना हो तो बच्चा कब उन चीजों को जानता है, मतलब जब वो कौन सी अवस्था में होता है। तो आपको सीधा सा आंसर यहाँ क्या देना है, 12 वर्ष एवं ऊपर। कितना होगा यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे हो जाएगी, जो कब होती है, 12 वर्ष या 12 वर्ष के बाद होती है। बात समझ में आ गई। और जितने भी ऑप्शन ये दे रखे हैं ये कैसे हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अमूर्त की बात हो रही है, इसके तार्किक चिंतन की बात हो तो आरंभ कब से कर देता है, 12 वर्ष एवं इसके ऊपर जो भी एज होंगी वहां पे क्या करता है, चीजों को समझता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर सभी साथियों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज सभी साथी इसका आप लोग क्या करें कि शेयर जरूर कर दें। और शेयर करने के साथ साथ क्या करेंगे, आप लोग जो जितना भी सीख रहे हैं, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका सीटेट क्वालिफाई जरूर हो जाएगा। समझते हैं क्या बोल रहा है, सीखना समृद्ध हो सकता है। मतलब सीखना जो है, जो लर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है, वो बोल रहा है कितना समृद्ध हो सकता है। समृद्ध का मतलब शक्तिशाली समझ लो, या कितना प्रोग्रेसिव हो जाएगा, कितना उन चीजों को आपने सीख रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट आप सीटेट पास करने के लिए इस क्लास को देख रहे हैं और आप कितना समृद्ध कर पा रहे हैं, ये आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस जो करेंगे उसकी बात यहाँ पे होगी। ठीक है, समझेंगे आप प्रश्न को कैसे करना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, समझेंगे सभी साथी। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा भाई। कक्षा में आप सोचो अच्छे से अच्छे सामग्री का प्रयोग करा दो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ नहीं तो बच्चा सीख जाएगा, नहीं सीखेगा ना। ठीक है, अगला, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। हाँ, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अभी कहा नहीं सकता है भाई, स्पष्टीकरण तो कर रहा है। ठीक है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पे अपेक्षित ध्यान दिया जाए, तो परीक्षाओं की तो बात बिल्कुल नहीं करना बच्चे के सामने, क्योंकि बात लर्निंग की हो रही है। ठीक है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। कैसे, जरा इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि बच्चा यहाँ पे अंतःक्रिया कर रहा है, मतलब जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा तब तक चीजों को नहीं सीखेगा। भाई मैं हूं, अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं कि जो भी आपका आंसर लगे वो आपको टिक कर, वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो कमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा एक्टिव है। ठीक है ना, कई सारे साथी लाइव क्लास को देखते हैं लेकिन क्या होता है कि वो चीजों को सीखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जरा समझते हैं सभी साथी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानता है, जबकि आपको जब भी आपको नहीं वाला मिले तो सर्किल आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये आपको सीटेड जो होता है वो चालाकी करता है कि आपको नहीं वाला प्रश्न देके हाँ वाला टिक करवा देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला, सीखना लक्ष्योन्मुख है। हाँ, तो ये बिल्कुल होता है और हमसे पूछ रहा कि कौन सा नहीं होता है। ठीक है, आप कह रहा सीखना लक्ष्योन्मुख, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब तक आपने, जैसे मान लो आप क्यों यहाँ, आप इस क्लास को क्यों पढ़ रहे हो, आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपने लक्ष्य बना के रखा है कि आप 120 नंबर या सीटेट में पास होना चाह रहे हो। ठीक है,
अन अधिगम की सीखने की प्रक्रिया है। हाँ, तो बिल्कुल यही सही बात है। अब शैक्षिक संस्थान एक स्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं कि बच्चा केवल शैक्षिक शैक्षिक संस्थान में ही सीखता है, बच्चा घर में भी सीखता है, अपने मम्मी पापा से भी सीखता है, अपने गार्जियन से सीखता है, अपने बड़ों से भी सीखता है, अपने दोस्तों भी से सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका? ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 5वीं कक्षा के दष्टवजित। दष्टवजित का मतलब क्या होता है? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब जो बच्चा कैसे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तरह 5वीं कक्षा के दृष्टिगत विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए? क्या कि माता पिता मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। तो भैया अगर सहायता आप यहाँ पे कर दोगे, मान लो आप छोटे स्तर पे बच्चे की सहायता करते रहोगे, लेकिन बड़े स्तर बच्चा तो जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। अगला, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता प्राप्त कराई जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, तो विशेष की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि विशेष की बात नहीं कही गई है। को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलना चाहिए, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रव्य, श्रव्य का मतलब सुनने वाला, सुनने के साथ में जो भी सीडी है उनके माध्यम से सहायता को उपलब्ध कराना, और ये कराई जानी चाहिए, जिससे क्या हो, सामान्य रूप से बच्चे के साथ में चीजों को वो सीख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। उनकी तैयारी कैसी हो रही? बहुत अच्छी चल रही है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से संबंध नहीं है? फिर से देखो क्या पूछ लिया? नहीं वाला पूछ लिया है, और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक यहाँ पे पूछ रहा है। समझेंगे, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। हाँ, तो ये तो होता भाई, संवेग जब तक नहीं होगा, जब तक आप, जैसे मान लो आप आप रोड पे जा रहे हो, और रोड पे आपने देखा कि किसी बच्चे को, या कोई भी महिला है या कोई पुरुष है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, और जब तक आपके संवेग अंदर से नहीं बोलेंगे तब तक आप उस चीज को, काम को नहीं करोगे। ठीक है, तो इसकी तो आवश्यकता होती है, तो मतलब ये कैसा होगा? होगा। और हमसे पूछा कौन सा नहीं होगा। अगला, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है। अगला, सानिध्य संगत की आवश्यकता करना। ठीक है। सामाजिक अनुमोदन सराहना की आवश्यकता करना। तो देखो यहाँ पे संगत की आवश्यकता तो हो जाएगा, क्योंकि संगति का मतलब क्या है? सामाजिक से रिलेटेड है, तो ये भी हो जाएगा। सामाजिक अनुमोदन ये भी हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, कौन सा? बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। कोई ये सामाजिक रूप से नहीं है। जैसे मान लो आपका पसीना निकला आपकी बॉडी से, तो क्या समाज से रिलेटेड है? ये नहीं होगा ना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन कैसा है? गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है? वो सही है। तो 11 का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी साथियों को? अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप क्लास को प्लीज शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा, नए साथियों को और सुविधा यहाँ पे प्रदान होती रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको भी सभी साथी यहाँ पे समझ लेते हैं जरा। ठीक है, देखते हैं जरा क्या प्रश्न बोल रहा है। करा कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, और सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित अगर करने की बात हो, तो आप सीधे से याद रखना कि अगर उसकी कहीं भी बात हो रही है, तो आपको याद क्या रखना है? विद्यालय एवं कक्षा का जो वातावरण है, बच्चा वहाँ संज्ञानात्मक विकास पूरी तरीके से करता है। भाई मान लो सपोज दैट, जब बच्चा घर से विद्यालय जाता है तो सीखने के उद्देश्य जाता है, वहां उसको हर चीज सिखाई जाती है कि बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बोलना है, क्या चीज आपको खानी है, क्या चीज आपको पहननी है, ये सब बच्चा क्या कर लेता है? वहां से सीखता है। तो संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो विद्यालय और कक्षा के वातावरण, मतलब वहां के इन्वायरमेंट पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो 12 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो जो साथी क्लास को लाइव क्लास देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें और आंसर साथ में देते चलें। यहाँ पे कोई डेश दे रखा को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। क्या होता है यहाँ पे? मोटिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे देखा होगा, मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट करता रहता हूँ कि आपको, अगर आपने जो भी सपना देखा उसको पूरा करना है, और अगर आपने सपने को पूरा नहीं किया तो क्या होगा? आप जिंदगी भर हमेशा रोते ही रहेंगे। तो ये क्या एक तरीके का मोटिवेशन है। वही पूछ रहा कि संकेत माना जाता है, किन भी चीजों को माना जाता है।
ठीक समझ में आ गया। अच्छा आप जरा ऑप्शन समझते हैं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो उपचारात्मक का मतलब रिमीडियल का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे ना भाई। आपने उपचार कर दिया है तो उसका आप क्या कर रहे हो, उन चीजों को आप उस बच्चा को करने में, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा, जैसे देखा होगा मैं आपको बार बार होमवर्क देता हूँ, होमवर्क देने का मतलब क्या होता है कि आप उनमें एक्टिव हो और उन कमियों को समझ के उसका आंसर प्रदान करें। ठीक है, तो उपचारात्मक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, हाँ तो ये कह सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे। कक्षा में एकदम खामोशी, तो खामोशी से मतलब कोई नहीं होगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये क्या कहलाता है, अभिप्रेरित शिक्षण कहलाता है। जैसे मान लो मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ और फिर आपने पलट के मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब आप एक्टिव हो। एक्टिव हो का मतलब क्या हुआ कि आप हमारी बातों से क्या हो, अभिप्रेरित हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। किसकी बात हो रही है, बुद्धिमान बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण यहाँ पे नहीं है। तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, नहीं की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करोगे, जरा समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आप सर्किल जरूर कर लेंगे। ठीक है, वह जो प्रभावपूर्ण उस तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। संप्रेषण का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि बच्चा बोल रहा है अच्छे से, तो मतलब क्या है, ये तो लक्षण हो सकता है। ठीक है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, हाँ तो ये भी हो सकता है भाई, बच्चा सोच रहा है, सोच रहा का मतलब क्या हुआ कि बुद्धिमान है वो। ठीक है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो ये भी हो जाएगा। वह जो लंबे समय से बहुत जल्दी रटने की क्षमता का रखता है, तो रटने की बिल्कुल बात नहीं होगी, वो बच्चा कैसा होगा, बुद्धिमान नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रश्न नंबर 15 की। 15 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला, जरा इसको ध्यान से सभी साथी समझेंगे। क्या बोला है, बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन, सृजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रिएटिव हो गया। फिर से, करते समय इसका श्रेय किसको जाता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये किसने बोला है, ये बोला है पियाजे ने। किसने बोला, ये पियाजे ने। तो पियाजे आपको याद रखना है, और इसका पियाजे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं समझेंगे। अब देखो बोला, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, ये दर्शाता है क्या। देखो आप समझो, अगर आपको अगर इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अपने आप को वहां पे रखिएगा और तब प्रश्न सॉल्व के, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या बोल रहा है, मतलब कृतिका लड़की है, अक्सर घर में ज्यादा बात करती है, मतलब घर में तो बहुत बात करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात, मतलब वह काफी बात करती है। घर में बात नहीं करती है और विद्यालय में बात बहुत करती है, तो ये क्या दर्शाता है, समझेंगे जरा। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ये तो गलत बात, शिक्षक कभी नहीं ऐसा बोलता है। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे आंसर ज्यादा दे रहे हो, तो आपको और आंसर देने की क्या बनेगा, उसको उसमें सोचने और समझने की क्षमता का विकास होगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा, आप अपने घर में किसी बात को नहीं बोलते हो, लेकिन वहीं आपका कोई फ्रेंड होता है, कोई दोस्त होता है, कोई आपका हमसफर होता है, उसको आप क्या करते हो, अपनी दिल की बात बता देते हो। कहने का मतलब क्या है, वहां वो बात आपकी बात को समझता है और वो बात को रखता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या ऐसे कैसे प्रश्न को उसको सॉल्व करना है, समझेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध रखता है। देखो यहाँ पे संबंध की बात कर रहा है और कह रहा है कि क्षमताओं, क्षमताओं का मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको समझने में कौन सा सहायक होगा, समझेंगे सरा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा संबंध रखता है, तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में सॉल्व करने को मिले तो आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे सामाजिक दर्शन की बात हो रही, क्या कहीं सामाजिक की बात उखाड़ी गई, नहीं उखाड़ी गई। मीडिया की बात हो रही, नहीं हो रही। शिक्षा समाजशास्त्र की बात नहीं, एक ही बात हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इससे क्या होगा, उसकी क्षमताओं समझने की प्रक्रिया को प्रकार होगा। जैसे मान लो, जैसे क्या हुआ, आपने किसी की आईक्यू जान ली,
तो आपको पता चल जाएगा बच्चा अंधबुद्धि है या मंदबुद्धि है या वो इंटेलिजेंट है या प्रतिभाशाली है। तो ये कैसे पता चलता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही चीजों को क्या होता है वहां पे पता चलता है। तो समझ में आ गया होगा सभी साथियों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या बोला, जरा समझ लेते हैं इसको हम लोग। प्रश्न नंबर 18 आपसे बोला सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, जरा समझेंगे यहाँ पे। मतलब अभिप्रेरणा क्या है? एक तरीके का मोटिवेशन है। मैंने क्या बताया? मोटिवेशन है। जैसे मान लो आप पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, बोर होने लगे, और बोर होने पे क्या हुआ, आपने सोचा तो था कि मैं आज पूरा सीटेट का पूरा जो भी सिलेबस है वो खत्म कर दूंगी, और या फिर आपने देखा कि फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, आप रजाई में अंदर से घुसे हुए हो और पढ़ाई आपने क्या कर दी, बंद कर दी। तब आपको लगता कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। तो यही बात आपसे पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का काम क्या होता है। समझेंगे सभी साथी। तो देखो, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आप क्या करें, उनमें चीजों को, जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ पे पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है, तो नए से कोई मतलब ही नहीं होती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा सोचने के योग बनाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोचने आपने किसी चीज का देख सोचने में मजबूर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों सीखने के प्रति रुचि का विकास करती, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जैसे मैं बता दूं कि मैं सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, टेट भी क्वालिफाई हूँ, नेट भी क्वालिफाई हूँ, और आपका एमएड भी क्वालिफाई हूँ। तो आपके अंदर क्या होगा, आपको लगेगा कि हमारे जो सर हैं वो इतनी डिग्री इनके पास है, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आया कि हम भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है लोगों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज क्लास को आप शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और इसके साथ साथ में आप कमेंट करके साथ में आंसर भी साथ में देते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें प्रश्न नंबर 19 की। 19 नंबर देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। मतलब किसकी ओर संकेत करती है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सिलेबस की बात हो रही है, करिकुलम की बात हो रही है। ठीक है, विद्यालयों को संपूर्ण कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया, तो मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं होता पाठचर्या। कक्षा में पाठ सामग्री, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। शिक्षण पद्धति अपनाए जाने के बल विषय वस्तु, ये भी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। विद्यालय की संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपको पता है कि 9:30 बजे मुझे क्लास में पहुंच जाना है, और वहां पे पेयर होगी, 10 बजे से आपकी क्लासें लगेंगी। आपको फिर पूरा शेड्यूल भी पता है कि 3 बजे हमारी छुट्टी हो जानी है, 7th पीरियड में हमारे ये टीचर आएंगे, 6th पीरियड में हमारे ये मैडम पढ़ाने आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रतिदिन की जो प्रक्रिया होती है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या होती है, हमारी पाठचर्या बनाई जाती है। ठीक है, तो 19 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 20 की। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस सिद्धांत पे? समझो यहाँ पे, तो आप सीधा सा दिमाग लगाओ, जब भी आप यहाँ पे खेल पद्धति को देखें तो आपको लगाना क्या है, विकास और वृद्धि के सिद्धांतों पर क्या हमेशा काम करती है। खेल पद्धति जो है डेवलपमेंट के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सामाजिक से कोई मतलब नहीं होगा, शिक्षा क्रम से कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको करना है कि जब भी आप पेपर को सॉल्व करें तो प्रश्न को सबसे पहले नंबर पे एलिमिनेट करना जरूर सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को कि प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पे। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 की बात हो रही, समझेंगे क्या बोला। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में दी गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? देखो, आप सीधे से आप इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आपको वो प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। देखो, आप समझो, कह रहा कि मान लो आप पुरानी, जैसे मान लो आपने देखा, सबसे पहले आपको जो बचपन में होगा तो सिखाया गया होगा, ये क्या होता है, ए होता है। ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। एप्पल आपको दिखा दिया गया, तो अब जब कभी आपको एप्पल नजर आएगा तो आप सीधे से क्या बोलोगे, ये देखो एप्पल रखा हुआ है। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है कि आप पूर्व ज्ञान को आज के वर्तमान ज्ञान में क्या करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। समझेंगे, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम, सीखने की तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्य का नियम। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा आप प्रश्न को देखो तो आपको समझ में आए,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैंने क्या बताया कि पूर्व ज्ञान को आज के वर्तमान ज्ञान में क्या कर रहा है, बच्चा जोड़ रहा है। जब पूर्व ज्ञान के वर्तमान में बच्चा आज ज्ञान को जोड़ रहा है तो आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, किसमें, रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एनालॉगी। एनालॉगी होता है, जैसे वहां पे प्रश्न क्या होता है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया, जैसे आपको समझना है, 1 मिनट, आपको प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है जरा ये समझ लेते हैं हमें। ठीक है, देखो आपने जैसे यहाँ पे बात किसकी हो रही, एनालॉगी की बात हो रही या सारदस्ता की बात हो रही। जैसे आपने बता दिया कि 5 का जो संबंध 25 से है वही 6 का संबंध कैसे होगा, तो आप सीधा सा बता दोगे कि यहाँ 5 का स्क्वायर किया जा रहा, तो 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये कैसा हो गया, 36 आ गया। मतलब इसके आधार पे, पहले वाले के आधार पे दूसरे वाले का आंसर देना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये एनालॉगी कहलाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या कहलाता है, सादृश्यता कहलाता है। समझ में आ गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप क्या करें, सबसे ज्यादा आप कमेंट करके, साथ में आप कमेंट भी साथ में करते चलें, इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपसे कह रहा प्रतिभाशाली बनने का होने, दूसरों के साथ झगड़ना, क्या बताओ ये प्रतिभाशाली बताएगा, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, अभिव्यक्त में नवीनता ये हो सकता है, जिज्ञासा ये हो सकता है, सृजनात्मक ये हो सकता है, और हमसे पूछा नहीं, तो नहीं तो एक ही है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया कि आपको प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उसको आप अपने पर उतार के करिएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखा आपने 22 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, 23 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 23 नंबर आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जितने भी साथ में साथी आंसर दे रहे हैं, सभी साथी को रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज शेयर क्लास को जरूर करें यहाँ पे। ठीक है, और आप 1 से 2 दिन आपकी लगातार क्लासें होंगी, आपकी मैराथन क्लास भी होंगी। बस आप लोग देखते हैं आप कितने इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसी प्रकार से चीजें आपकी हो जाएंगी। क्या बोल रहा है, विशेषता आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही, विशेषता वाले मतलब विशेष बालक, जैसे क्या हो गया कि कोई डिसेबिलिटी है, किसी को कोई विकलांग है, या किसी को बोलने में समस्या है, या किसी को देखने में समस्या है, तो वो बच्चों के साथ शिक्षा समान कराई जानी चाहिए। मतलब किन के साथ में कराई जानी चाहिए, तो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, कौन सा, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे एक समान वर्ग का बालक और एक दूसरे वर्ग का बालक होता है, जिसको कम आता है, वो क्या करते हैं, साथ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या अन्य जो हैं आपके अन्य बच्चों के साथ में, यहाँ पे सामान बच्चों के साथ में बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 23 का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 देखते हैं कि 24 में आपका आंसर क्या दे रखा है। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि क्या हो और साथी को यहाँ पे फायदा मिल सके। आकलन को उपयोगी और रोचक, यहाँ पे आकलन इवोल्यूशन का एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। अब देखो आपको जब ये प्रश्न मिला होगा तो आपने क्या करोगे, इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे समझने की जरूरत। आकलन उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। क्या चीजें आपको बतानी चाहिए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे आप क्या बुला रहा हूँ, मैं अब क्लास आपको करवा रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में आपको क्या कर थोड़ा सा मोटिवेट कर लेता हूँ, मैं बीच बीच में आपको थोड़ी सी एग्जांपल बता देता हूँ, मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा हंसा भी देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डांट भी देता हूँ। तो ये क्यों करता हूँ, ताकि आपका आकलन हो सके और उस चीज को मैं क्लास को क्या बना सकूं, थोड़ा सा रोचक बना सकूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बीच बीच में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके से उनको क्या कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो। तो ये कह रहा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान औसत उपाधि देना, तो भैया औसत देने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, विविध तरीकों का प्रयोग करना, अलग अलग तरीकों से क्या करते हो आप सिखाते हो, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फीडबैक का कोई मतलब नहीं है, अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। एक ही ऑप्शन इसका सही है, 24 का बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 25 आपसे यहाँ पे केस की बात कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे।
डिसलेक्सिया की बात हो रही है। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात किसकी होती है, लैंग्वेज की बात होती है, मतलब भाषा की बात होती है, किसकी, भाषा की। तो आप बताओ यहाँ पे ऑप्शन डिसलेक्सिया हो गया। अगर देखो समझेंगे, गणितीय विकास करना, व्यवहार संबंधी, पठन विकार, मानसिक विकास। अब बताओ, आप सीधा सा बात हो गई भाई, पढ़ने में जब आप भाषा को आपको नहीं कोई आएगी तो पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या करा, गणितीय विकास करना, गणितीय विकास का मतलब यहाँ पे नहीं है, गणितीय के लिए कौन सा हो जाएगा, डिसकैल्कुला हो जाएगा, मतलब जिनको संकल्पनाओं करने में दिक्कत होती है वो कैलकुला हो जाएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे 25 का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी साथियों को। इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 प्रश्न आपके रह गए हैं, उनको भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे जरा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या बोल रहा है, जरा इसको सभी साथी क्या करेंगे, समझेंगे ध्यान से। एक एक प्रश्न को आप लोगों को मैं विद डिटेल्स में करा रहा हूं ताकि आप प्रश्नों को ऐसे एग्जाम में भी सॉल्व करें। ठीक है, तो आप शेयर जरूर कर दें। साथ साथ में बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका क्या निभानी चाहिए। आप समझो, देखो सबसे पहले नंबर पे जब बच्चे बच्चे जो होते हैं या माता पिता हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी भूमिका आपको निभानी चाहिए। देखो निगेटिव तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। सहानुभूति भी आपको नहीं दिखानी, मतलब बच्चे से ये नहीं बोलना कि अगर क्या नाम क्या, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगी या पीटूंगी अगर तुम फेल हो जाते, मतलब आपको सहानुभूति नहीं दिखाना, बच्चों को बीच में डांटना भी है। तो क्या हो जाएगा, इसका ये भी गलत हो जाएगा। अगला, तटस्थ का बिल्कुल अग्रोन्मुखी हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या है, हमेशा उसको प्रेरित करना चाहिए कि देखो आज अगर तुम एबीसीडी सीख गए हो, कल तुम नंबर्स भी सीख जाओगे, इसके बाद में तुम्हें मैथ आने लगेगी, साइंस भी पढ़ने लगो, मतलब बच्चों को क्या है, आगे की दिशा दिखाकर उन चीजों को उसको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 26 का। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर आपसे क्या बोल रहा है, तो इसके बाद में विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। देखो समझो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात हो रही ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ना समाप्त कौन नहीं होगा, जो लगातार चलता रहेगा, और लगातार चलने को क्या बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि आप लोगों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब लगातार क्या करना चाहिए, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। निरंतरता की बात हो रही है, मतलब किन्हीं चीजों को लगातार करना क्या कहलाता है, निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्रश्न आपका 27 का ए, जो लोग आंसर दे रहे हैं वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 28 की बात हो रही है, 28 का प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, समझेंगे सभी साथी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यहाँ पे बात किसकी, अंतर सिद्धांत के किसने बढ़ावा दिया। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी आपको अंतर्दृष्टि की बात होए तो आपको याद क्या रखना है, गेस्टाल्टवादी आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा इसका, गेस्टाल्टवादी। तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे, ये आपको क्या करना है, एग्जाम में देख के चलना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे समूह में बच्चा कैसा हो जाता, सक्रिय हो जाते हैं, अपने मतलब ग्रुप के साथ में एक्टिव हो जाते हैं। तो वो आपको याद रखना है, वो आपका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था जो अवस्था होती है उसी में बच्चा क्या ग्रुप को बनाने लगता है। मतलब अपने ही तरह के बच्चे जो होते हैं, जैसे पढ़ने वाले जो होते हैं वो पढ़ने वाले ग्रुप बनाने लगते हैं, जो घूमने वाले होते हैं वो घूमने वाले बनाने लगते हैं, जो खेलने वाले वो खेलने के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। इसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न है, ये आप लोगों का ये अंतिम प्रश्न है। अब आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप सभी साथी शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, क्या बोला जरा समझेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। अरे इसको तो आप सो के भी उठोगे तब भी बता दोगे, इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है। तो वो कौन है, वो आपके हैं पियाजे। कौन है आपको पता चल गया होगा। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पियाजे बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। तो आप इसी तरीके के आप मैंने 7 से 8 क्लासें करवा दी हैं। जिन साथियों ने क्लास को नहीं देखा है तो ये क्लास फिनिश होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, उनको आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की अलग बनी, ईवीएस की अलग, मतलब अलग अलग मैंने सभी चैप्टर से एक एक कंप्लीट आपके करवा दिए हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर जो साथी अभी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट क्या हो यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो अगर आपने आप साथ में इसके बाद में आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं। ये आप लोगों को क्या करना, साथ में कमेंट भी करना है कि 30 में आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सटीक हो रहे हैं। अब आपको केवल प्रैक्टिस करना, नई चीजों को बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में मैं चाहता हूं कि देखेंगे मैथ का, कुछ लोग मैथ के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप साथ में कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, तो मैं उसका वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिन साथियों ने आप देखें अपने का आपका स्कोर कितना बड़ा, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी है। आपने अगर जितना पढ़ा है वही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।